और हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं। एलिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है। अपने जॉब के चलते एलिस फिलहाल घर से बाहर है। रात में 2 बजे एलिस को उसके पति एरिक की कॉल आती है, जो एलिस को याद दिलाता है कि उन्हें आज डॉक्टर के पास जाना है। दरअसल ये दोनों कई सालों से एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण एलिस मां नहीं बन सकती और यही वजह है कि ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तभी वॉशरूम में एलिस का कलीग जॉन आता है, जिसे देखकर एलिस कॉल काट देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, क्योंकि उसका अफेयर तो उसके कलीग जॉन के साथ चल रहा है। बट बेचारा एलिस सच्चाई नहीं जानता और वो एलिस को दीवानों की तरह प्यार करता है। अब ये दोनों जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी जॉन देखता है कि इनकी गाड़ी में फ्यूल कम है, जबकि जॉन ने रात में ही टैंक फुल कराया था। रास्ते में एरिक ने टेक्स्ट मैसेज करके बताता है कि तुम लोग 59 हाईवे से आना, क्योंकि फ्रीवे ब्लॉक है। ये दोनों एरिक की बात मानकर हाईवे नंबर 59 से जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद लकड़ी एक फ्यूल स्टेशन भी मिल जाता है। जॉन फ्यूल भरने लगता है और एलिस पास के स्टोर में आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है, जिसका मतलब यह है कि इनका फ्यूल फिर से जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस फ्यूल स्टेशन के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था गॉड इज नो हियर। इस बोर्ड की इस मूवी में एक अहम जगह है, जिसका पता कहानी में आगे चलेगा। एलिस अपनी जरूरत का सामान खरीदकर जब काउंटर पर पैसे देने के लिए आती है, तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये पूरा स्टोर बिल्कुल खाली है। तभी एलिस की नजर काउंटर पर लगी प्लेट पर पड़ती है, जिसके ऊपर खून लगा होता है। ये देखकर एलिस घबरा जाती है और जल्दी से वहां से बाहर आने लगती है। पर तभी एक गोली सीधी उसके बाजू पर आकर लगती है, तो एलिस दर्द के मारे चिल्ला उठती है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसके ऊपर दोबारा फायरिंग होने लगती है। ये देखकर एलिस एक सेल्फ के पीछे छिपकर बैठ जाती है। एलिस मदद के लिए जॉन को आवाज लगाती है, लेकिन जॉन तो गाड़ी में बैठकर सॉन्ग को एंजॉय कर रहा होता है। गाड़ी लॉक होने के कारण जॉन एलिस की आवाज सुन नहीं पाता। एलिस सबसे पहले तो अपने जख्म पर अपनी शर्ट बांधती है और फिर बड़ी ही सावधानी से अपना फोन उठाने लगती है। पर वो स्नाइपर एलिस के पहुंचने से पहले ही उसका फोन उड़ा देता है। यहाँ एलिस समझ जाती है कि गोली चलाने वाला आदमी सामने वाले बोर्ड पर बैठा है। एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी काउंटर पर रखे वॉकी पर कोई कांटेक्ट करता है। अब एलिस काउंटर से कुछ ही दूरी पर होती है, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो उठी तो वो स्नाइपर उसे मार देगा। इसलिए एलिस उस स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए चिप्स के पैकेट को हवा में उछालती है, तो वो स्नाइपर उस चिप्स के पैकेट की धज्जियां उड़ा देता है। पर इस दौरान एलिस उस वॉकी को उठाकर ले आती है, क्योंकि वो स्नाइपर एक बार में सिर्फ एक ही चीज को निशाना लगा सकता था। अब वॉकी पर जो आदमी है वो एलिस से पूछता है कि मेरी वाइफ एमिलिया कहां है। एलिस उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। वहीं बाहर जॉन की गाड़ी का फ्यूल फिर से खत्म हो जाता है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि फ्यूल टैंक लीक है। अब जॉन गाड़ी को लॉक कर एलिस को देखने के लिए स्टोर के अंदर आ जाता है। और तभी वो स्नाइपर एलिस की आंखों के सामने ही जॉन का भेजा उड़ा देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉन जब तक बाहर था उस स्नाइपर ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि वो चाहता था कि एलिस जॉन को अपने सामने मरता देखे। एलिस जॉन की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी वॉकी पर फिर से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, तो एलिस उसे बताती है कि कोई मुझे मारना चाहता है, उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है, क्या आप पुलिस को कॉल कर सकते हो। वो आदमी एलिस के सामने ही पुलिस को कॉल करता है और एलिस को बताता है कि पुलिस वहां 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ये सुनकर एलिस थोड़ा रिलैक्स फील करती है, पर अगले ही पल एलिस की सारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि वो वॉकी पर जिस आदमी से बात कर रही है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्नाइपर है। ये जानने के बाद एलिस पूरी तरह से शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग पर अभी कंट्रोल रखती है। वो जानती है कि वो स्नाइपर रोशनी में उसे देख रहा है, इसलिए वो इस स्टोर की लाइट ऑफ करने का प्लान बनाती है। एलिस वहां के सामान को फेंककर लाइट के स्विच को बंद करने लगती है। अब क्योंकि एलिस राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हाथ से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एलिस के राइट हैंड में गोली लगी है। तभी एलिस देखती है कि जिस शेल्फ के पीछे वो छिपी है उसके नीचे टायर लगे हैं। एलिस किसी तरह शेल्फ को खींचते हुए स्विच के पास आ जाती है और उसे ऑफ कर देती है और उस वॉकी से किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर बार-बार वो स्नाइपर ही जवाब देता है। तभी एलिस काउंटर के पीछे एमिलिया की लाश को देखती है। एलिस एमिलिया की पॉकेट में फोन चेक करने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एलिस स्टोर की लैंडलाइन को देखती है, पर वो भी खराब होता है। यहाँ तक कि इमरजेंसी अलार्म की भी वायर कटी होती है। ये सब देखकर पता चलता है कि स्नाइपर ने अपने प्लान पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया है। अब एलिस हारकर उससे पूछती है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, तो वो इसका रीजन चीटिंग बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। तभी एलिस को जॉन का फोन याद आता है, पर वो फोन बाहर गाड़ी में होता है। एलिस जॉन की पॉकेट से गाड़ी की चाबी लेती है, पर तभी वो स्नाइपर गाड़ी के इंजन पर गोली मारकर उसे भी खराब कर देता है। ये सब देखकर एलिस समझ जाती है कि उसकी रात बहुत ही भयंकर गुजरने वाली है। एलिस सबसे पहले अपने जख्म को अच्छी तरह से साफ करती है और फिर उसके ऊपर सुपर ग्लू लगाकर उसे चिपका देती है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से डग नाम का आदमी बाहर आता है, जो सीधा स्टोर के अंदर आकर अमिलिया को पुकारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डग अमिलिया का लवर है और शायद बाहर बैठा स्नाइपर इसी का इंतजार कर रहा था, ताकि वो इसे भी अमिलिया के साथ खत्म कर सके। पर गलती से बीच में आ गए एलिस और उसका लवर जॉन, जो कि उसका सारा प्लान बिगाड़ सकते थे। इसलिए स्नाइपर ने इन्हें भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। एलिस डग को बताती है कि अमिलिया मर चुकी है और तुम भी जल्दी से छिप जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। एलिस उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास फोन है तो जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तो डग उसे बताता है कि मेरा फोन तो गाड़ी में बाहर रखा है। कुछ देर के बाद एलिस नोटिस करती है कि जब से डग अंदर आया है उस स्नाइपर ने एलिस से कोई बात नहीं की है। ये सब देखकर एलिस को डग के ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि डग ही वो स्नाइपर हो। डग अमिलिया की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है, तो एलिस उसे बताती है कि इसके हस्बैंड ने इसे मार दिया है। ये सुनकर डग हैरान हो जाता है। वो एलिस को बताता है कि इसका कोई हस्बैंड नहीं है, हम लोग जल्दी शादी करने वाले थे। उस स्नाइपर ने तुमसे झूठ बोला है, मेरा यकीन करो मैं खूनी नहीं हूँ। इस पर एलिस उसे कहती है कि ये साबित करो कि तुम खूनी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह अपनी गाड़ी से फोन लेकर आओ। तो डग उसे कहता है कि कुछ ही देर में दिन निकल जाएगा, जिसके बाद यहाँ से बहुत सारे ट्रक गुजरने लगेंगे और फिर हम दोनों आराम से निकल सकते हैं। तो एलिस उसे कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वो स्नाइपर किसी भी वक्त अंदर आ सकता है या फिर आ चुका है। एलिस को यकीन दिलाने के लिए डग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस कितनी स्वार्थी है। उसने खुद की जान बचाने के लिए बेचारे डग को बाहर भेज दिया है। अब डग जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठता है तो वो स्नाइपर पहले तो डग के फोन को उड़ाता है और फिर डग को मार देता है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि डग वो स्नाइपर नहीं था, तो फिर मारने वाला कौन है, ये क्वेश्चन अभी हमारे सामने खड़ा था। वो स्नाइपर एलिस से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मरवा दिया है, भला कौन इंसान ऐसा करता है। और आखिरकार वो स्नाइपर एलिस को बता देता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें कन्वेंशन में देख लिया था और तब से मैं तुम्हारे पीछे लगा हूं, क्योंकि तुम्हारी कंपनी दवाइयां नहीं बल्कि ड्रग्स बनाती है, जिसे खाकर ना जाने कितने बच्चों की जान गई है। तो एलिस उसे बताती है कि मैं दवाइयां नहीं बनाती हूं, मैं तो कंपनी के लिए सोशल मीडिया पर काम करती हूं। तो वो स्नाइपर एलिस से कहता है कि इन सब में सबसे बड़ी भूमिका तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही उस ड्रग को प्रमोट करती हो। तुम्हारी वजह से ही ये दवाइयां इन बच्चों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये स्नाइपर